हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर ईथर बनाने की विधियां, ईथर के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम ले रहे हैं इसके अंदर ईथर की संरचना, जिसमें मुख्य रूप से जो अपन उदाहरण ले रहे हैं वह है डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर की संरचना किस प्रकार की होती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो आप, ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, दो C2H5 समूह जुड़े हुए हैं। कितने? दो C2H5, है ना। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर रहते हैं? ये दो लोन पेयर रहते हैं, ठीक है। अब इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना में ये बताया गया है कि ऑक्सीजन के अंदर मुख्य रूप से चार संकरित कक्षक रहते हैं। चार संकरित कक्षक इसमें उपस्थित होते हैं, और चार संकरित कक्षक में से दो संकरित कक्षक जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एल्किल समूह है, यह एल्किल समूह के साथ में सिग्मा बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के दो संकरित कक्षक, चार में से दो संकरित कक्षक जो होते हैं वह क्या करते हैं, एथिल के साथ में, कौन से? एथिल समूह, दो एथिल से क्या बनाते हैं, दो सिग्मा बंध बनाते हैं। दो तो सिग्मा बंध बन जाएंगे, और शेष दो जो संकरित कक्षक बाकी रहे, तो दो संकरित कक्षक जो शेष रहे हैं, है ना, यह संकरित कक्षक जो होते हैं इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, यह दो इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे अपन क्या कहते हैं, दो लॉन पेयर इसके अंदर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इसकी सामान्य संरचना आपको बतानी है कि भाई इसमें चार संकरित कक्षक है, चार में से दो में तो दो सिग्मा बन गए, शेष दो जो बचे हैं उनके साथ में क्या करता है, उसमें ये दो लॉन पेयर उपस्थित होंगे। और इसमें जो बंध कोण का मान है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन एल्किल समूह जो होते हैं, अगर 109 डिग्री 28 मिनट होता तो ये यूं रहती है, इस तरह से, ये यूं। लेकिन यहां पर दो एथिल समूह है, ये ना, आप ये मानो, देखो ये है संरचना, एक ये एथिल समूह, ये एथिल समूह, ये अगर ये पास में रहते हैं तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होने के कारण यानी इन दोनों में एल्किल समूह में हम लिख सकते हैं C2H5 समूह में प्रतिकर्षण के कारण, किसके कारण? प्रतिकर्षण के कारण इसमें बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर और कितना हो जाएगा, बढ़कर 110 डिग्री हो जाता है। कितना होता है? 110 डिग्री होता है। तो ये डाई एथिल ईथर की सामान्य संरचना है जिसमें आपको बताना है ये इस तरह से। तो क्यों होता है, तो इसमें क्या बताओगे, C2H5 समूह में परस्पर प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होते ही बंध ये है ना, अब ये यूं खुल जाएगा, खुलेगा यानी इसके कुछ बंध कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सामान्य संरचना आपको ध्यान में रखनी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो आप, इसकी रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लेते हैं ईथर के। तो ईथर के रासायनिक गुणधर्म में आपको जनरली ये बताना है, देखिए सामान्य गुणधर्म की जब बात की जाती है, रासायनिक गुणधर्म की जब बात की जाती है, तो ईथर जो होता है रासायनिक गुणधर्म के अंदर, है ना, ईथर चार प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। कितनी? चार प्रकार की अभिक्रियाएं। देखो हर भाग में अभिक्रियाएं हैं, अब इसमें कितनी है, चार प्रकार की अभिक्रियाएं। अब चार प्रकार की अभिक्रियाओं में हम लेते हैं सबसे पहले ए, वो है एथिल समूह। एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथिल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो चार भाग है ना, तो चार में से पहले भाग की एक ही अभिक्रिया है, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया, परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है। वो है हैलोजनीकरण। कौन सी?
हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्रिया है इसके अंदर, प्रतिस्थापन है। तो आपको पता है ना, एथिल है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रियाएं होती है। तो अब आप देखो इसमें हम क्या लेते हैं, इसके अंदर सबसे पहला भाग कि सूर्य के अंधेरे में क्रिया पहले हम लेते हैं। इसमें अंधेरे में, अंधेरे का मतलब यह होता है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्रिया करवाना, अनुपस्थिति में। तो इसमें जब आप अनुपस्थिति के अंदर क्रिया कराओगे ना, तो अनुपस्थिति में जब ये रिएक्शन होती है तो अनुपस्थिति में क्या होगा कि दो अलग अलग उत्पाद इसके अंदर बनते हैं। अब इसमें मैं लिखूंगा, पहले देखो आउटलाइन लेते हैं कि डाई एथिल ईथर है, जैसे अपन ने इसकी क्रिया क्लोरीन से करवाई, ठीक है। और यहां लिखते हैं कि अंधेरे में, तो अंधेरे में जब क्रिया कराओगे, है ना, तो इसमें क्या होता है अल्फा डैश, ध्यान दीजिएगा, अल्फा डैश डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। लेकिन ये रिएक्शन क्या होती है, दो स्टेप में होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप देखो आप, अब कैसे रिएक्शन होती है, तो देखो CH3 CH2 O CH2 CH3। अब ये है डाई एथिल ईथर, है ना। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, क्लोरीन से, Cl2 से। अंधेरे में लिखते हैं, बिल्कुल ये लिखना पड़ेगा ऊपर अंधेरे में, क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि अंधेरे में सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में डाई एथिल ईथर की क्रिया क्लोरीन से कराइए। ये बोर्ड में परीक्षा में सवाल आया था। अब आप क्या करो, ये ऑक्सीजन है तो ये क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन हमेशा कौन सा होता है, अल्फा। अब यहां से अल्फा है तो ये कौन सा हुआ, अल्फा डैश कार्बन हुआ, ठीक है। अब यहां से पहले एक हाइड्रोजन हटाओ, ये ना इसका, ये एक H और यहां से Cl मिलके हटा दो HCl, यानी यहां से एक क्लोरीन, प्रतिस्थापन हो रहा है ना, तो क्लोरीन इधर जोड़ दो, तो क्या बनेगा उत्तर में, देखो CH3 CHCl, इधर हो, इधर CH2 CH3। अब ये जो उत्पाद बना है ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा के हिसाब से क्या बताओगे आप, अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर, अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर पहला बन गया। लेकिन हम यहाँ अभिक्रिया में क्या बता रहे हैं, अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, यानी यहां से तो हमने हाइड्रोजन हटा दी इससे, अब अल्फा डैश से हाइड्रोजन हटाना बाकी है। तो अब आगे अपन रिएक्शन लेते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं इसमें, आगे देखिएगा। अब इसी रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं अपन, ठीक है, इसी को। तो हमारे पास क्या बना हुआ है, ये उत्पाद बना हुआ है, देखो ये है CH3 CHCl, है ना, फिर आगे क्या आया O CH2 CH3, ये उत्पाद था। अब इसकी क्रिया वापस किससे करवाई, क्लोरीन से, वापस क्लोरीन से करवाई, और किसकी उपस्थिति में, ये अंधेरे में, सूर्य के प्रकाश की नहीं, अंधेरे में रिएक्शन है। अब अंधेरे में क्या होगा कि ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है। अब यहां से हाइड्रोजन हटाओ, इधर से हाइड्रोजन हटाते, इधर से Cl क्या हटा, HCl। तो अब यहां से Cl है ना, तो देखो ये बनेगा CH3 CHClO CHCl और ये CH3, तो ये अल्फा डैश। तो हमने क्या उत्पाद बताया, अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल और है कौन सा यौगिक, ईथर प्राप्त होता है, अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है, ये क्या है, अंधेरे में रिएक्शन है। अब दूसरी हम लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया, किसकी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसी में लेना है सेकंड
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, अब जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा पर क्लोरो, कौन सा, इसमें उत्पाद बनेगा पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनता है, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। यानी इसमें क्या होगा कि जो डाई एथिल ईथर है, देखो मैं रिएक्शन बताता हूं कि CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस Cl2 और यहां हम लेते हैं सूर्य का प्रकाश H म्यू के ऊपर। पर क्लोरो का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन को, जितने भी हाइड्रोजन है सब हटा दो, जितने भी है, मतलब देखो 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन हटा दीजिए इसमें से। 10 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा होता है, यानी इसमें 10 HCl हटते हैं। कितने? 10 HCl हटे और 10 क्लोरीन इधर जुड़ जाएंगे। 10 कैसे जुड़ेंगे? देखो आप CCl3, इधर कितने 3 थे तो 3 क्लोरीन आ गए, फिर CCl2, 2 क्लोरीन इधर आ गए, फिर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, फिर इधर कितने 2 तो CCl2, फिर CCl3। अब देखो कितने आए, 3 2 5 2 7 और 3 10, 10 क्लोरीन ये हुए और 10 ये हुए, टोटल कितने हुए 20, तो इधर कितने आ जाएंगे 10 Cl2। ये है, इसका नाम है पर क्लोरो, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण, पहला ही भाग था इसका, कौन सा, एथिल समूह की अभिक्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। अब हम इसमें सेकंड नंबर लेते हैं, मुख्य रूप से अभिक्रिया इसकी आती है। देखो सेकंड नंबर में आपको ये बता रहा हूं कि ईथर के अंदर जो अपने लॉन पेयर, ऑक्सीजन परमाणु पर लॉन पेयर उपस्थित होता है, उसके कारण अभिक्रियाएं क्या होगी, किसकी, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण रिएक्शन। तो देखो सेकंड यानी बी भाग, अब क्या लेते हैं अपन, बी लेते हैं। ईथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित लॉन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण क्रियाएं, युग्म के कारण क्रियाएं, ठीक है। अब इसमें आपको बतानी है क्रियाएं, ये बी भाग आता है, तो इसमें सबसे पहला आता है वो है परऑक्साइड का निर्माण। किसका? परऑक्साइड का निर्माण। परऑक्साइड का निर्माण कैसे होगा, तो आपको इसमें बताना है कि ईथर जो होती है, डाई एथिल ईथर जो है ना, ये डाई एथिल ईथर ऑक्सीजन से, यानी इसमें आप बताओगे कि डाई एथिल ईथर ऑक्सीजन या किससे, ओजोन से क्रिया कर परऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? परऑक्साइड, परऑक्साइड का निर्माण करती है। सीधी सिंपल रिएक्शन है। लॉन पेयर कहां होता है? लॉन पेयर देखो ये C2H5O, ये ऑक्सीजन पर लॉन पेयर होते हैं ना, इसकी अभिक्रियाएं बताइए। अब देखो आप, इसमें परऑक्साइड है तो C2H5O, इसके ऊपर कितने लॉन पेयर होते हैं? 2। अब आप इसकी क्रिया किससे कराओ? ओजोन से। किससे करवाई? O3 से। O3 से कराने पर क्या होगा कि इसमें से O2 तो निकल जाएगी, O2 निकल जाएगी, एक ऑक्सीजन परमाणु इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये यूं बनाता है, देखो C2H5O, अब इधर से एक लॉन पेयर है ना, वो इधर जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन जुड़ेगी, ये O। अब इसके पास कितने हैं? इसके पास हो जाएंगे 2 4 और 6, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 लॉन पेयर थे,
है ना, दो में से एक बंद इधर आ गया और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो ये इस तरह से इसको बताते हैं। इसका नाम आ जाएगा डाई एथिल ईथर, और क्या लिखेंगे, पर ऑक्साइड। क्या बनता है, ईथर का पर ऑक्साइड बनता है। तो ये पहली अभिक्रिया है। इसमें पर ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो पर ऑक्साइड का निर्माण करने के लिए सीधा बताओगे O3 ओजोन, ओजोन से क्रिया कराई तो O2 निकल गई, एक ऑक्सीजन रही, ये एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ के सहसंयोजक, ये उपसहसंयोजक बंध बनाएगी और डाई एथिल ईथर पर ऑक्साइड का निर्माण करती है। लेकिन इसमें सेकंड कंडीशन इसी के साथ में बताइए कि अगर आप डाई एथिल ईथर को लंबे समय तक रखते हो वायु की उपस्थिति में, तो इसमें एक नया उत्पाद बनता है। देखो क्या बनता है इसमें, देखिए इसमें कंडीशन है, तो इस कंडीशन को मैं यहां लिख रहा हूं, ये याद रखनी है कि यदि इसे मतलब डाई एथिल ईथर को या ईथर को लंबे समय तक वायु की उपस्थिति में रखा जाए, वायु की उपस्थिति में रखा जाए, तो अब कौन सा उत्पाद बनता है, तो अपन पहले रिएक्शन लेते हैं। इसमें बनता है हाइड्रो परऑक्साइड। क्या बनेगा, हाइड्रो परऑक्साइड बनता है, हाइड्रो परऑक्साइड का निर्माण होता है, परऑक्साइड बनता है। अब कैसे बनता है, देखो आप सबसे पहले आपको है ना, ये जो डाई एथिल ईथर है इसकी संरचना बनानी है। डाई एथिल ईथर की संरचना को इस तरह से बनाओगे आप, ध्यान दीजिएगा, C2H5O। अब इसको मैं सही तरीके कैसे लिखता हूं, देखो C, ये आ गया CH3, C2H5 होता है ना, तो एक हाइड्रोजन इधर लिख दी, एक हाइड्रोजन इधर लिख दी। ये है क्या, वास्तव में ये है C2H5O, C2H5। इसको मैंने इस तरह से बताया है, इससे, ठीक है। अब क्रिया किससे कराओ, ऑक्सीजन से। तो हम कह रहे हैं ये हाइड्रो परऑक्साइड बन रहा है, परऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो परऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन होते हैं, दो। तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके जुड़ जाएंगे, तो परऑक्साइड बन जाएगी। देखो कैसे बनती है, तो ये बनता है C2H5O, ये ठीक है। फिर आएगा C, इधर तो CH3 है, इधर O, इधर O, इधर H, और इधर क्या था अपने पास, ये हाइड्रोजन, ये H। देखो ये H, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन आ गई। अब आपको इस यौगिक का पूरा नाम लिखना है, तो पूरा नाम लिखने के लिए क्या करोगे, देखो कार्बन की श्रृंखला बनेगी दो की, ये दो, ठीक है। अब ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये एथॉक्सी समूह है, ठीक है। तो कितने नंबर पे, एक, तो 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी आया, ठीक है। और ये एथिल है, दो कार्बन के लिए क्या आएगा, एथिल समूह, तो 1 एथॉक्सी एथिल, और है क्या, हाइड्रो पर ऑक्साइड, हाइड्रो पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में याद रखना है कि 1 एथॉक्सी एथिल हाइड्रो पर ऑक्साइड का निर्माण कैसे होगा। तो ये अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होती है। तो ये बी है, ईथर में ऑक्सीजन पर उपस्थित, ये लॉन पेयर है, इसके कारण अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसकी सेकंड रिएक्शन लेते हैं, जो लास्ट मतलब इसकी आएगी। ठीक है, अब देखो सेकंड रिएक्शन इसी की। अब सेकंड रिएक्शन में हमारे को लेना है वो ये है कि ये जो अभिक्रिया बी की है, बी की ही है, लेकिन रिएक्शन सेकंड लेंगे अपन। अभी जो ले रहे थे इसमें देखो आप, तो बी में सेकंड आती है
सेकंड नंबर वो है ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। किसका? ऑक्सोनियम लवण, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण, लवण का निर्माण। अब ऑक्सोनियम लवण के निर्माण की जब बात आती है तो इसमें ये कहते हैं कि जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं, कौन से? अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। अकार्बनिक अम्ल जैसे H2SO4 मुख्य रूप से, या HCl जो है, ये ईथर से जब क्रिया करते हैं, किससे? ईथर से, तब ऑक्सोनियम लवण का क्या करते हैं? निर्माण। तब क्या बनते हैं? ऑक्सोनियम लवण, ऑक्सोनियम लवण बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो आपको सबसे पहले एक अभिक्रिया बता रहा हूं, देखो C2H5O C2H5 C2H5O C2H5। अब इसकी क्रिया जैसे मैंने करवाई H2SO4 से, किससे? H2SO4 से। तो H2SO4 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, HHSO4 लिख सकते हो आप। अब ऑक्सीजन के पास में कितने हैं? 2 लॉन पेयर है, ठीक है। अब होगा ये कि यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन के साथ में बंध बनाएगा, तो इसका जो एक लॉन पेयर है वह लॉन पेयर इसके साथ में आ जाएगा, क्योंकि वास्तव में क्या होता है कि ये H2SO4 टूटता है और टूट के क्या बनाता है? H+HSO4 माइनस बनाता है। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, ये सीधा जाएगा इधर, ठीक है ना। अब आप इससे जब क्रिया बताओगे तो क्रिया में देखो ये बनेगा, देखो क्या होता है, ये रिएक्शन में ये C2H5 ये C2H5 इधर हो। अब इसके पास 2 लॉन पेयर थे, एक लॉन पेयर रहा, ठीक है। हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगी H और इधर क्या जाएगा? C2H5, लेकिन इसके ऊपर आवेश क्या जाएगा? प्लस। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक लॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में प्रयुक्त कर लिया है, और प्लस साथ में क्या बनेगा? HSO4 माइनस, HSO4 हट जाएगा। अब इसे बोलते हैं ऑक्सोनियम लवण। क्या बोलते हैं? ऑक्सोनियम, ये ऑक्सोनियम लवण कहते हैं, ठीक है। अब वास्तव में रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको अभी बताता हूं, इसकी क्रियाविधि। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो आप, रियलिटी में क्या होता है, ये जो डाई एथिल ईथर है, ये जब H2SO4 से क्रिया करता है, तो H2SO4 से जब क्रिया करेगा तो इसमें अंतिम उत्पाद जो बनते हैं वह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसके अंदर बनता है। पहले ऑक्सोनियम लवण बनेगा, ऑक्सोनियम लवण बाद में वापस क्या होगा? टूटता है इसके अंदर, ठीक है। कैसे होती है देखो आप, तो यहां से हम इसको किस प्रकार से बताते हैं, तो देखो आप, इसमें बिल्कुल ये अपन को लाइन भी लिखनी पड़ेगी कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है या डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर H2SO4 से क्रिया कर पहले क्या बनाता है? ऑक्सोनियम लवण बनाता है, ऑक्सोनियम लवण बनाता है, ठीक है। तथा अंत में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। रिएक्शन कुछ है तब तो पहले वाली जो अभिक्रिया थी ऑक्सोनियम लवण वाली वही बतानी। अब होता यूं है, देखो आप, सबसे पहले हम क्या करते हैं, H2SO4 जो है, H2SO4 के इसके साथ में क्रिया करवाते हैं, किससे? इस यौगिक से। तो आप सबसे पहले लो, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मैं ना थोड़ा सा यूं बता रहा हूं, देखो C2H5O C2H5,
इसके पास कितने हैं, 2 लॉन पेयर है। अब इसकी क्रिया HHSO4 से करवाई। चलो इसको पहले सीधा ले लेते हैं, HHSO4 से। तो यहां से हाइड्रोजन इधर आएगा, अभी अपन ने बताया था। तो ये क्या बनता है, C2H5O, C2H5, इधर हाइड्रोजन, और इसके ऊपर आवेश क्या आ गया, प्लस, प्लस HSO4 माइनस। ये बन गया हमारे पास क्या, ऑक्सोनियम आयन। क्या बना है, ऑक्सोनियम आयन। ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन बहुत अलग तरीके से दी गई है। ये ऑक्सोनियम आयन है। अब वास्तव में क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, देखो ये तो मेन रिएक्शन है। अब हमारे इसमें क्रियाविधि शुरू होती है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 पहले टूटेगा, ठीक है, और टूटकर एक तो इसमें से क्या होगा, SO3 अलग होगी। क्या अलग होती है, SO3 प्लस ये सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हुई है, प्लस साथ में इसमें बनता है H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन, और साथ में इसमें बनता है HSO4 माइनस आयन। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल इतने, देखो आयनों में टूटेगा तो एक प्लस है एक माइनस है ना। अब इसको संतुलित करो, आप संतुलित करते हैं तब हम देखते हैं, देखिएगा हाइड्रोजन 3 और 1 कितने हैं, 4, तो इसके आगे अपन क्या लिख देंगे, 2। अब ये पूरा का पूरा संतुलित हो जाएगा, हाइड्रोजन 4, 3 और 1 4, सल्फर देखो 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन हो गए 4 2 8, 3 1 4 और 4 8 हो गए। अब सेकंड स्टेप में जो ये आयन बना है ना, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ में ये SO3 क्रिया करती है। तो सेकंड स्टेप देखो आप, C2H5O, C2H5, इधर ये लॉन पेयर था, इधर H है, इसके ऊपर आवेश क्या है, प्लस, इसके साथ में क्रिया कौन करेगा, पहले SO3। अब ये SO3 सीधा कहां जुड़ेगी, हाइड्रोजन परमाणु के साथ। आपने सुना होगा ना, SO3H, सल्फोनिक अम्ल जो होता है वो SO3H के रूप में इसके साथ जुड़ जाएगी। अब जुड़ते ही ये यूं बनाएगा, C2H5O, इसके ऊपर तो आवेश यही है, किसके रूप में, प्लस के रूप में, यहां आ गया C2H5 और इधर क्या आ गया, SO3H, ये बन गया आयन, ठीक है। क्रियाविधि बता रहा हूं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखो ये सल्फोनिक अम्ल है। अब क्या होता है कि थर्ड स्टेप के अंदर ध्यान दीजिएगा, C2H5O, C2H5, क्या लिखा हुआ है, SO3H, इसके ऊपर आवेश क्या है, प्लस। अब क्या होगा, ध्यान देना कि यहां से ये लॉन पेयर जो है, ये लॉन पेयर इधर आ जाएगा, ये ग्रहण कर लेगा, ये बंद टूटेगा इसके अंदर, और बंद टूटते ही, सॉरी, ये इधर जाएगा, इसके पास ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगी, कौन, ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा, और अलग होते ही ये बनाएगा C2H5, देखो C2H5। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और ये चौथा, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर और 1 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर और 1 हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, HSO4। इसके ऊपर आवेश क्या आ गया, माइनस, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और C2H5 अलग होते ही प्लस क्या बनाएगा, C2H5, ऊपर आवेश क्या आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टेप इसका, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये जो C2H5 प्लस बना है, ये C2H5 प्लस इससे क्रिया करेगा, जो पहले पद में हमें प्राप्त हुआ है HSO4, तो क्या होगा, C2H5 प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, C2H5HSO4। अब इसका नाम हमने क्या लिखा है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये एथिल, फिर क्या आया, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
और लास्ट में क्या आएगा, सल्फेट, ये इसके अंदर प्राप्त होता है। तो देखो आप रिएक्शन कैसे हुई, फर्स्ट वापस बता रहा हूं, इसके अंदर रिएक्शन देखिएगा कि अकार्बनिक अम्ल, ध्यान से देखिएगा, अकार्बनिक अम्ल ईथर से क्रिया करके ऑक्सोनियम लवण बनाता है। अब इसमें पहले डाइएथिल ईथर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर ऑक्सोनियम लवण ये बना, ठीक है। और फिर अंत में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है। कैसे करता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया SO3 और ये आयन बने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर सेकंड स्टेप में इस आयन से SO3 ने क्रिया की तो ये SO3H बनाया, जोड़ दो इसके साथ में सीधा। फिर अगले स्टेप में क्या करो, इस एथिल को हटा दो, यहां से एथिल को हटाते ये पूरा बन जाएगा C2H5HSO4 माइनस, ये भी, इसको भी यही बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, लेकिन ये आयन के रूप में रहेगा। और ये C2H5 अलग हो गया। अब ये C2H5 वापस इस पहले पद के अंदर जो C2HSO4 माइनस बना है इसके साथ क्रिया करके और ये अंतिम उत्पाद बनाता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि ये ना, सुनिएगा कि ये यहां से लेकर ये 4 स्टेप ये परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। परीक्षा में मुख्य रूप से यही पूछी जाती है अभिक्रिया, डाइएथिल ईथर की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो आपको केवल यहाँ ऑक्सोनियम आयन तक ही बताना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। और अब इसी के संबंधित एक हाइड्रोजन जैसे HCl से क्रिया बताओ, तो आप देखो, अब यही अकार्बनिक अम्ल में एक दो रिएक्शन और बता देता हूं, सिंपल सी है, अब सीधी बतानी है, ऑक्सोनियम लवण, ऑक्सोनियम लवण के रूप में है। तो इसमें एक तो रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे H2SO4 जोड़ा है ना, वैसे आपको खुद को बतानी है C2H5OC2H5, ये दो लॉन पेयर है, इसकी क्रिया HCl से कराने पर क्या बनेगा, ये आपको खुद करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, बताओगे, लिखोगे कॉपी के अंदर, ठीक है। और एक आपको ध्यान में रखना है, देखो BF3 से क्रिया, BF3, अब BF3 में आपको पता है बोरॉन जो होती है इसी में है, बोरॉन जो होता है, बोरॉन, बोरॉन के ऊपर क्या होता है, केंद्रीय परमाणु है, तो इसका अष्टक अपूर्ण है, तो ये ना क्रिया यूं बताएगा C2H5OC2H5, इसके पास कितने लॉन पेयर है, 2, ठीक है। अब प्लस ये क्रिया किससे करेगा, BF3 से। अब BF3 से क्रिया करेगा ना, तो ये एक लॉन पेयर इसको देगा, उपसर्ग संयोजक बंध बनाएगा, तो क्या लिखेंगे C2H5O, किधर है, एक उपसर्ग संयोजक बंध और ये BF3, ये इसके अंदर बनता है ना। लॉन देखो यहां से लॉन पेयर इसके पास गया है, तो इसके पास गया मतलब इसके यहां पर कौन सा बंध बना है, ये उपसर्ग संयोजक बंध है, तो इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड या ट्राइफ्लोरो, ठीक है, डाई एथिल, और ये बन जाएगा इथरेट, क्या बनेगा, इथरेट बनता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई बोरॉन के पास में इलेक्ट्रॉन युक्त केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु का अष्टक अधूरा है, अधूरा होने के कारण, क्योंकि इसमें 3 है, 6 हो गए, तो ये एक लॉन पेयर इसको देगा और ये उपसर्ग संयोजक बंध का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपको करना है, ठीक है। और मैंने कल आपको जो बताया था वो एक जो तृतीयक ब्यूटिल ईथर वाली जो अभिक्रिया है उसका मैं सवाल आपको नेक्स्ट लेक्चर के, ये नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसके अंदर लगभग आपके पाठ ये 2-3 लेक्चर 2 का ही रहा है मुख्य रूप से, तो ये पार्ट अब आपकी जल्दी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना। तो उसके अंदर सवाल दूंगा मैं, वो सवाल आपको पूरा अच्छी तरीके से कॉपी में नोट करना है, इसकी रिएक्शन याद रखना, अभी उतार देना, ठीक है। तो बाल मंदिर बाड़मेर YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।